मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सोसाइटी के किन किन ग्रुप्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, उनके पार्टिसिपेशन का एम क्या था, क्यों पार्टिसिपेट किया, और बाद में वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर कैसे हो गए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रीज़न रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्लो डाउन होने का, या हम कह सकते हैं कि बाद में उसके बंद होने का ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। और आपको बताया भी था कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी जी वापस लौटे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस समय के लिए बंद था। बाद में उन्होंने इसको रीलॉन्च किया और रीलॉन्च करने के बाद भी इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और जानने को मिलेगी कि फेलियर के कुछ और कारण भी थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। वो रीज़न क्या थे, यानी वो लिमिट्स क्या थी, तो वो यहाँ हमें जाननी है। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट्स क्या थी, कहाँ पर जाकर ये सीमित हो गया, यानी सोसाइटी के अभी भी सारे जो ग्रुप थे वो इस मूवमेंट में शामिल नहीं थे, यानी नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड वन ऑफ देम वाज ऑप्रेस्ड क्लास और अनटचेबल्स। तो एक सोशल ग्रुप था जिसको कहा जाता था अनटचेबल्स, ठीक है। एक सोशल ग्रुप और था लोगों का जिसको कहा जाता था अनटचेबल्स। यानी आज लेटर ऑन इन लोगों ने 1930 से, यानी 1930 से इन्होंने खुद को क्या कहना शुरू किया, अनटचेबल्स। ये कहलाए गए बाद में कौन, दलित्स, और लेटर ऑन कहलाए गए कौन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट। यानी ये एससीज एसटीज़, ये जो एससी एसटीज़, ये जो दो ग्रुप थे जिनको आज हम एससी और एसटी के नाम से जानते हैं, ये 1930 से पहले कहलाते थे क्या, अनटचेबल्स। सोसाइटी में ये लोग एक तरीके से जो अनटचेबल्स थे वो बहिष्कृत से थे, यानी कि जैसे जो भी अनटचेबल्स पीपल होते थे इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करने का राइट नहीं था, और जो काम था, जो ऑक्यूपेशन था इनका, वो था ऑड जॉब्स का था। मतलब जैसे स्वीपर्स वगैरह जो होते, ये सारे इसी कैटेगरी में उस समय आते थे। तो 1930 में इन्होंने 1930 से इन्होंने खुद को क्या कहना शुरू किया, दलित्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, अनटचेबल्स। अनटचेबल इसलिए कहा जाता था, देखिए नाम ही लिखा है अनटचेबल्स, यानी कि अछूत, जिसको छूना मना हो, जो छूने के लायक ना हो, जो छूने के भी लायक ना हो, उसको हम बोलते हैं अनटचेबल। यानी उस समय भारत में जो जातिवाद है वो इतना ज़्यादा कठोर था, इतना ज़्यादा कहना चाहिए कट्टर जातिवाद था कि एक सर्टेन कास्ट के अगर व्यक्ति को कोई छू भी लेता था, एक हाई क्लास या हाई कास्ट व्यक्ति, तो वो भी पाप माना जाता था। उसको वो अपने आप को फिर शुद्ध करता था, नहाता था, पूजा पाठ करवाता था, तब जाके वो अपने आप को शुद्ध मानता था। इतना ज़्यादा सोचिए, एक इंसान एक दूसरे इंसान को इतना ज़्यादा अछूत, इतना ज़्यादा अनटचेबल, इतना गंदा मानता है कि अगर बाई मिस्टेक भी उसने उसको टच कर लिया या वो उससे टच हो गया तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता था जो अनटचेबल होता था। और साथ में जो हाई कास्ट व्यक्ति है वो क्या करता था, वो उसका नहाना धोना पूजा पाठ करना, तब जाके वो अपने आप को शुद्ध मानता था। हालांकि ये सारी सोशल ईविल थी जो आज के समय में बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे एजुकेशन मिली लोगों को, लोग शिक्षित होते गए, मानसिक स्थिति लोगों की सुधरी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि फिज़िकल अपीयरेंस में हम देखें तो हम सब एक जैसे ही तो हैं। किसी को बिना पूछे बिना बताए कभी पता भी नहीं चलता कि आपकी कास्ट क्या है या आपका रिलीजन क्या है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती। क्योंकि ये लोग ऑड जॉब्स करते थे, ये काम था स्वीपिंग वगैरह का, तो इनको मानते थे। तो ऐसा यानी सामाजिक बहिष्कार था। जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ नहीं जा सकते थे, जहाँ जो हाई कास्ट के लोग हैं, जिन तालाबों से, नदियों से, कुओं से वो लोग वेल से, टैंक से जो भी पानी लेते थे, उस जगह से ये लोग पानी नहीं ले सकते थे। ऐसी बहुत सारे नियम उस समय बने हुए थे। ये जो विलेज होते हैं या जो टाउन्स होते हैं उनके आउटस्कर्ट्स में रहते थे, बिल्कुल विलेज या टाउन्स में बीच में या कहीं भी बाकी आबादी के साथ घुल मिलकर रहने का अधिकार नहीं था। इनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाता था। जो शहरों के या विलेजेस के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो बाहरी इलाके हैं, उनको यानी गांव के जो कंट्री साइड एरिया के जो मार्जिन्स हैं, ये वहाँ पर रहते, तो इसीलिए इनको मार्जिनलाइज्ड पीपल भी कहा जाता है। यानी वो लोग जिनको मार्जिन्स पे धकेल दिया गया
था, सोसाइटी से बिल्कुल बाहर मार्जिन पे यानी किनारे पे कर दिया गया था। तो ये वो थे अनटचेबल्स। पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन स्कूलों में सारे बच्चे पढ़ते थे वहाँ ये नहीं पढ़ सकते थे। जिन व्हीकल्स का बाकी कॉमन पीपल जो हाई क्लास के लोग थे, हाई कास्ट के लोग थे, वो यूज़ कर सकते, तो उन व्हीकल्स में ये लोग सफ़र नहीं कर सकते थे, इनको उतार दिया जाता था। तो इस तरीके का व्यवहार किया था। मंदिरों में जाने की आज़ादी इनको नहीं थी। तो इस तरीके से ये सोशली बॉयकॉटेड या सोशली हम कहें बहिष्कृत लोग थे, बिल्कुल समाज से बाहर कर रखा था इनको। इनकी स्थिति जब देखी जो कि बहुत ख़राब थी, और इस तरीके से उस समय बहुत सारे एजुकेशनिस्ट सोशलिस्ट थे और उन्होंने इनके बारे में सोचा लीडर्स ने कि ये बहुत गलत हो रहा, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग समय पर मूवमेंट चलाए गए। और उसके लिए जैसे एक ज़रूरी था कि दो काम बहुत ज़रूरी थे इनकी स्थिति सुधारने के लिए। पहला ये कि सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं या अपने आप को हाई कास्ट कहते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को समझें कि किसी के छूने भर से कोई अपवित्र नहीं हो जाता, या प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, नदी तालाब हैं, उन पर सभी का अधिकार होता है। ठीक है, जो नदी तालाब वगैरह हैं उन पर तो सभी का अधिकार होता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज है, नेचर किसी की जाति पूछकर, बारिश होती है तो किसी की जाति पूछकर नहीं होती है कि यहाँ पर लोअर क्लास लोग रहते हैं या अनटचेबल्स हैं तो यहाँ पर नहीं बरसेगा पानी, यहाँ हाई क्लास लोग हैं, हाई कास्ट लोग हैं तो यहाँ पर बरसेगा। सन है या सूरज है, वो अपनी रोशनी ये पूछ कर नहीं देता है कि कौन किस रिलीजन का है, किस जाति का है, वो ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। ये सारे भेदभाव नेचर में नहीं है और ना ही भगवान ने इस तरीके के क्लॉजेस कभी रखे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी जिसने एक बड़े सोशल ग्रुप को यानी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को बाहर कर रखा था डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से। तो इन्हीं अनटचेबल्स की कंडीशन को जब गांधी जी ने देखा तो गांधी जी ने इनको क्या कहा, हरिजन्स। क्या कहा गांधी जी ने इनको? कहा इनको अनटचेबल्स नहीं कहा जाएगा बल्कि इनको कहा जाएगा चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी called them गांधी जी called them हरिजन्स। गांधी जी ने कहा इनको अनटचेबल नहीं कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा क्या, हरिजन्स, यानी हरि के जन यानी भगवान के लोग, यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी भगवान के बच्चे। उन्होंने कहा हम सभी ईश्वर की संतान हैं, परमपिता परमेश्वर की संतान है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, तो फिर उसमें इस तरीके का भेदभाव हमें आपस में नहीं करना चाहिए। लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया कि इन लोगों को मंदिर में एंट्री मिले, इनको भी मंदिर में जाने का, मंदिर में प्रवेश करने का, पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो, स्कूलों में पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो। लेकिन ये बातें गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह कर रहे थे और साथ में लोगों को समझा रहे थे, साथ में लोगों को समझा रहे थे कि आप लोग सुधरिए, अपनी मानसिकता, अपनी मेंटेलिटी बदलिए, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़, लोगों की सोच को बदलने के लिए गांधी जी ने खुद लोगों के घर में टॉयलेट्स साफ़ किए। ये दिखाने के लिए किया उन्होंने ऐसा कि ये टॉयलेट साफ़ करना जो काम है इसको आप इतना गंदा, इतना गया गुजरा समझते हैं, लो मैं करता हूँ, भाई मुझे तो बहुत बड़ा मानते हो, मैं तुम्हारा नेता हूँ। और जब उन्होंने सोचा जब मैं ये काम करूँगा तो लोग मुझसे इंस्पायर होंगे, लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा लीडर हो गया, महात्मा गांधी जैसा लीडर हो गए जो खुद टॉयलेट साफ़ कर रहा है, जो काम अनटचेबल्स का है। पहले ये काम अनटचेबल्स करते थे, टॉयलेट क्लीनिंग, स्वीपिंग वगैरह ये सारा काम, तो ये काम अनटचेबल्स का गांधी जी खुद कर रहे हैं। तो इससे लोगों की सोच बदलेगी कि अगर गांधी जी ये काम खुद कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साफ़ सफाई करता है, स्वीपर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुद्ध हो गया, वो अनटचेबल्स हो गए। आज भी तो हम लोग देखते हैं, तब इस तरीके के टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे। आज जैसे हमारे घर में टॉयलेट हैं, अब टॉयलेट गंदे होते तो क्या बाहर से थोड़ी बुलाते हैं लोग किसी को करने के लिए, है ना। बहुत सारे टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह आ गए, हार्पिक वगैरह लोग डालते हैं, खुद साफ़ करते हैं, तो क्या वो अनटचेबल हो जाते हैं? या घर में अगर कोई व्यक्ति है, अगर हम घर का कोई भी एक मेंबर अगर घर में जो टॉयलेट्स वगैरह गंदे होते हैं अगर वो उनको साफ़ कर देता है तो क्या घर के लोग उसको बाहर निकाल देते हैं या बिल्कुल अशुद्ध मान लेते हैं? ऐसा नहीं होता है ना।
तो गांधी जी ने यहाँ ये संदेश देने की कोशिश की थी, मैसेज सोसाइटी के लोगों को देने की कोशिश की थी कि ऐसा कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं है। दूसरी चीज़, इस तरीके के काम स्वीपिंग वगैरह करने से कोई भी अशुद्ध या इम्प्योर नहीं हो जाता है, किसी की जाति छोटी या बड़ी नहीं हो जाती है। तो हम लोगों को अपना नज़रिया बदलना होगा और ये सोच जो है वो बदलनी होगी। ऐसा ये गांधी जी ने प्रयास किया कि इनको स्कूल्स में एडमिशन मिले, मंदिरों में इनको प्रवेश मिले, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ बाकी लोग जो यूज़ करते हैं उन्हीं की तरह ये लोग भी उन सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएँ। इन सारी चीज़ों का प्रयास गांधी जी ने किया। गांधी जी ने प्रयास किया, लेकिन इस तरीके के जो प्रयास थे इनसे ये जो दलित लीडर्स थे, कुछ दलित लीडर्स जो थे वो गांधी जी के जो प्रयास थे उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था इस तरह लोगों को समझाने से कुछ भी बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों पर पड़ने वाला नहीं है। ज़रूरी है, दे वर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। जो दलित लीडर्स थे क्या चाह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन मिले, पॉलिटिकल सोल्यूशन मिले, यानी कि राजनीतिक हल मिले। पॉलिटिकल सोल्यूशन से मतलब इनका ये था कि कोई ऐसा कानून बन जाए अनटचेबल्स के लिए जिससे कोई उनके साथ भेदभाव ना कर सके। जैसे हमारा जब संविधान बना तो उसके बाद कानून बना करके अनटचेबिलिटी को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया कि अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ इस तरीके का अनटचेबिलिटी टाइप ये व्यवहार करेगा तो फिर उसको सज़ा होगी, कानून उसको सज़ा देगा, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन तो ऐसा ही कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे, एक ऐसा कोई नियम कानून चाहते थे जिससे ये इंश्योर हो जाए कि इनको भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई करने का अधिकार मिले, मंदिरों में जाने का अधिकार मिले। इन सारी चीज़ों के लिए कानून चाहते थे और साथ में ये भी चाहते थे कि दलित्स का भी राजनीति में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल सोल्यूशन ये सारी चीज़ें बदलनी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी में सबकी सोच को बदलना असंभव था। इसीलिए ये लोग पॉलिटिकल सोल्यूशन की तलाश में थे। हम सभी उनका नाम जानते हैं, पॉसिबली आप लोग समझ भी गए होंगे ये दलित लीडर कौन थे जिन्होंने दलित्स की लाइफ को कम्प्लीटली बदल दिया। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, तो यहाँ ये चीज़ जो आप देख रहे हैं अनटचेबल्स, एक और दलित लीडर थे जिनका नाम हम जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये एक दलित लीडर थे। हम सब जानते हैं, इनकी फ़िलहाल जीवनी के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने भी बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाई लिखाई की और बाद में कांग्रेस का भी शुरू में ये था कि कांग्रेस में भी ज़्यादातर जो भी लीडर थे उस समय वो हाई कास्ट हिंदूज़ थे, बाकी कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, तो वहाँ भी अनटचेबल्स को शुरुआत में जगह नहीं थी। तो ये भी एक रीज़न था कि कांग्रेस भी अनिच्छुक थी, कांग्रेस की भी इच्छा नहीं थी कि दलित जो हैं वो कांग्रेस से जुड़ें या दलित जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ एक रीज़न ये भी था, इस वजह से भी जो दलित्स हैं इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ये नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस की खुद की इच्छा नहीं थी। कांग्रेस की खुद की इच्छा इसलिए भी नहीं थी क्योंकि कांग्रेस में उस समय ज़्यादातर लीडर जो थे वो कौन थे, हाई कास्ट हिंदू लीडर्स थे, कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, और उसको लगता था कांग्रेस को कि अगर दलित्स की इनमें एंट्री होती तो ये लीडर जो है वो नाराज़ हो जाएंगे और फिर इस तरीके से कांग्रेस बिखर सकती है, टूट सकती है। इसीलिए कांग्रेस की इच्छा नहीं थी। लेटर ऑन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तरह और भी भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दलित लीडर थे जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, अपने लोगों को समझाया, इकट्ठा किया, उनको एकजुट किया, उनको समझाया कि एकजुट होगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे तभी काम चलेगा, अदरवाइज़ हमेशा अनटचेबल बने रहोगे। 30 में बनाई क्या, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। नाइनटीन 30 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये एक पार्टी आप कह सकते हैं, एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया। मैंने कहा ना अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो एक अम्बेडकर चाहते थे कि एक स्टेज मिले, एक मंच मिले जहां आकर के दलित्स जो हैं वो अपनी बात रख सकें, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रख सकें, उनके सोल्यूशन की डिमांड कर सकें और पॉलिटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें कि हाँ हम भी समाज का एक बड़ा हिस्सा हैं। ठीक,
तो गांधी जी ने प्रयास इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम अगले 100 साल तक भी स्वराज अटेन नहीं कर पाएंगे अगर हमारा समाज ऐसे ही अनटचेबल, हाई क्लास, लो क्लास में बटा रहेगा। जब तक यूनाइट स्ट्रगल नहीं करेंगे, सोसाइटी के सभी क्लासेस को साथ में लेकर के स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो एम है स्वराज का, सेल्फ रूल का, वो अगले 100 साल तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई और इस एसोसिएशन को बनाने का काम यही था जो मैंने भी बताया कि सारे जो भी दलित्स हैं इंडिया के, उनको एक स्टेज देना जहाँ पर आकर के वो अपनी बात रख सके और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना उनको, ठीक। और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के माध्यम से अम्बेडकर जी ने क्या डिमांड रखी? ये डिमांड रखी क्या? रिजर्व्ड नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इन्होंने रख दी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब समझ लो ज़रा अच्छे से। देखो, कोई भी एरिया होता है, यानी पॉपुलेशन वाइज एरिया बांटे जाते हैं जब इलेक्शन होता है। किसी एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे बांट दिया जाता है? यानी जैसे मान लो चंदौसी है या ये पूरा संभल ज़िला है, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे तो इनको, अगर स्टेट लेवल पर होते हैं तो इनको विधानसभा क्षेत्रों में यानी लेजिस्लेटिव एरियाज़ में बांट दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। और अदरवाइज़ जब नेशनल लेवल पर होता है तो पूरे स्टेट को बांट दिया जाता है अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में, जिनको हम बोलते हैं इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट आमतौर पर किसी एक एरिया में, एक इलेक्टोरेट में, इलेक्टोरेट का मतलब यानी चुनाव क्षेत्र, यानी वो एरिया जहाँ से कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और वहाँ की बाकी जनता उन कैंडिडेट में अपनी अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट करेगी, ठीक है। चुनाव क्षेत्र यानी इलेक्टोरेट एक चुनाव एरिया जहाँ पर वोटिंग होनी है, वहाँ से कुछ कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शन के लिए एज अ इलेक्टर्स, एज अ पार्टिसिपेंट वो खड़े होंगे। और बाकी की जो जनता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी रिलीजन की, किसी भी कास्ट की है, वो सारी मिक्स जो पब्लिक है वो उनमें से जिसको चाहे उसको वोट कर सकती है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि वो एरिया, ऐसे एरिया जहाँ सिर्फ दलित लोग रहते हैं, ठीक, ऐसे एरिया या ऐसा चुनाव क्षेत्र, ऐसे इलेक्टोरेट कि वहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट में ये चाहते थे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ऑलवेज़ जब भी खड़ा होगा तो दलित कैंडिडेट ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और बाकी जो पब्लिक है वो भी क्या करेगी कि उनमें से केवल जो दलित पब्लिक है या ऐसे एरिया जहाँ दलितों की संख्या ज़्यादा थी, दलित पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अनटचेबल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन एरियाज़ को इलेक्टोरेट वाइज अलग कर दिया जाए और वहाँ से हर बार दलित कैंडिडेट ही इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेगा और वहाँ के जो दलित लोग हैं केवल वही उसको वोट करेंगे। जनरल पीपल यानी आम जनता उसके लिए वोट नहीं करेगी, केवल दलित लोग ही पर्टिकुलर उसके लिए वोट करेंगे, ठीक। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। इसके अलावा रिजर्व्ड सीट्स की डिमांड रखी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बाकी इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में जो है रिजर्वेशन की डिमांड्स रखी। तो इस तरीके की डिमांड यहाँ पर अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के माध्यम से 1930 में रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। अब यहाँ पर क्या था, एक तरफ सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था, गांधी जी ने डिमांड्स ऑलरेडी दे रखी थी, यहाँ पर इन्होंने अपनी अलग सेपरेट डिमांड रख दी थी। अब गांधी जी जो थे, जब गांधी जी को पता चला कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की है, तो इस बात से क्या हुआ, गांधी जी जो है और अंबेडकर के बीच में क्या हो गया, क्लैश हो गया। यहीं लिख देता हूँ, इसको मिटाता नहीं। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इस चीज़ को लेके यहाँ पर क्या था, गांधी जी और अंबेडकर जी को लेकर, अंबेडकर जी में इस बात को लेकर के सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पर, किस मुद्दे पर, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड पर गांधी जी जो है वो अंबेडकर जी से सहमत नहीं थे।
गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम करेंगे तो जो गांधी जी प्रयास कर रहे थे कि अनटचेबल्स का सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो जाए, यानी जो बाकी सोसाइटी है वो इन अनटचेबल्स को अपना ले, मर्ज कर ले, इंटीग्रेट कर ले बाकी सोसाइटी के साथ, ये भी वैसे ही घुल मिल जाएँ जैसे बाकी सारे कास्ट के लोग रहते हैं, इनका सोशल इंटीग्रेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उनको लगा कि जब मैं सेपरेट इलेक्टोरेट बना दूंगा तो क्या होगा, इनका सोशल इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ऐसा सोचना इसलिए भी था और शायद काफ़ी हद तक ये सही लग सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भारत में अगर हम इलेक्शन होते हैं और उसमें कुछ हिस्से हम ऐसे बना देते हैं, कुछ ब्लॉक्स ऐसे बना देते हैं, बोले यहाँ से सिर्फ SC STs ही पॉपुलेशन रहती है इन एरियाज़ में, क्या करेंगे, यहाँ से इन्हीं का कैंडिडेट खड़ा होगा और ये उसी को वोट करेंगे और केवल यही लोग वोट करेंगे, बाकी जो जनता बची हुई होगी इन एरियाज़ में वो वोट नहीं करेगी, केवल SC ST वाला ही अपने ही कैंडिडेट के लिए वोट करेगा, अपने ही व्यक्ति को चुनेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ जो व्यक्ति चुना जाएगा वो इनको एक तरीके से सेपरेट किंगडम के रूप में, एक समय ऐसा आ सकता है कि सेपरेट किंगडम के रूप में बिल्कुल अलग से अपने आप को राजा समझता हुआ यहाँ पर रूल करना शुरू कर दे, या लेटर ऑन इसी तरीके के बहुत सारे ग्रुप आपस में मिल करके उस पूरे एरिया को सेपरेट करने की डिमांड भी कर सकते हैं। तो इससे एक तो सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन होगा और यूनिटी को भी खतरा रहेगा। इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गांधी जी ने नहीं माना, और जब अंबेडकर भी नहीं माने और गांधी जी भी नहीं माने, अंबेडकर जी अपनी बात पर अड़े रहे और गांधी जी अपनी बात पर, गांधी जी ने फाइनली कहा कि जब तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो कट नहीं की जाती तब तक मैं क्या करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। यानी गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ यानी कि आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं खाना पीना सब त्याग देता हूँ। बैठ गए सत्याग्रह पर कि मैं नहीं मानूंगा इस डिमांड को जब तक ये डिमांड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की अंबेडकर जी वापस नहीं लेते। जब काफ़ी दिन हो गए तो फाइनली अंबेडकर जी को झुकना पड़ा। झुकना क्या पड़ा, अंबेडकर जी ने सोचा, गांधी जी की पोजीशन क्योंकि भैया बहुत टॉप लीडर बन चुके थे तब तक इंडिया के, तो अंबेडकर जी को फाइनली गांधी जी की जो पोजीशन थी उसकी वैल्यू को उन्हें मानना पड़ा और लेटर ऑन दोनों के बीच में फिर समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ, कहाँ हुआ, हम इसकी बात करते हैं। 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना में एक समझौता हुआ इसी चीज़ को लेके, और इसे कहा गया क्या, पूना पैक्ट। क्या कहा गया, पूना पैक्ट। यानी गांधी जी और सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पर और जो डिमांड्स थी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की, उनको लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 1932 में पूना में एक समझौता हुआ और इसको कहा गया पूना पैक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। पूना पैक्ट से पहले यानी ये समझौता क्यों हुआ था, क्लैश दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर था, डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स को लेकर के ये दोनों के बीच में क्लैश चल रहा था, जिसकी वजह से समझौता हुआ। कब हुआ, 1932 में हुआ। ठीक है, इसमें यह हुआ कि अंबेडकर को अपनी सेपरेट जो इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको छोड़ना पड़ा, बल्कि इसके लिए गांधी जी ने कहा कि सीट्स जो हैं, रिजर्व्ड सीट्स एक मिनट इसको मैं ठीक कर देता हूँ। गांधी जी ने ये कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, लेकिन एक काम हो सकता है, सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर दलित्स। दलित्स के लिए हम सीट रिजर्व कर देंगे, किस चीज़ के लिए, इन द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके अलावा और जो भी इलेक्शन होंगे उन सब में हम क्या करेंगे, दलित्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व कर देंगे। इसके अलावा यही अब, लेकिन इलेक्शन कैसे होंगे, लेकिन वोटिंग और इलेक्शन जो है वो जनरल ही होगी। यानी कहने का मतलब है पूरे भारत भर में जो भी इलेक्टोरेट बने हुए हैं पहले से, उन्हीं में हम कुछ सीट जो हैं वो हम क्या कर देंगे, अनटचेबल्स के लिए, दलित्स के लिए रिजर्व कर देंगे। मतलब जैसे एक सीट है
किसी भी एरिया में, मतलब सीट कहा जाता है, यानी जहाँ से, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा इलेक्शन होता है तो उसमें 80 सीट्स हैं, कहने का मतलब 80 वैकेंसीज, 80 सीट्स हैं, यानी 80% जो हैं वो कहाँ जाएंगे, उत्तर प्रदेश से असेंबली में जाएंगे। इन 80 सीट्स के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जगह के compete कर सकते हैं, इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो इन्हीं 80 सीट्स में से कुछ सीट्स क्या कर दी गई, ये एक उत्तर प्रदेश का दे रहा हूँ, पूरे भारत भर में अलग अलग स्टेट्स में ऐसा उस समय भी किया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी बाद में ये प्रोविज़न एज इट इज़ रहा, क्या कि जो भी टोटल सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसकी कुछ परसेंट सीट जो हैं उन पर ऑलवेज इलेक्शन कौन लड़ेगा, उन सीट्स पर हमेशा SC ST कास्ट का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होगा, लेकिन उसको वोट कोई भी कर सकता है। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट में था कि कैंडिडेट भी SC ST का होगा और उसको वोट भी ऑलवेज, उसको वोट करने का राइट भी केवल SC STs को होगा। लेकिन अब परिवर्तन था कि हम सारी ही जो भी इलेक्टोरेट है उन सभी में कुछ ना कुछ सीट्स रिजर्व कर देंगे कि वहाँ से ऑलवेज SC ST के लोग ही इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, अनटचेबल्स खड़े होंगे, और लेकिन वोटिंग जो है वो उनके लिए सोसाइटी का कोई भी ग्रुप कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि SC ST वाला ही सिर्फ वोट करेगा, बाकी लोग भी चाहें तो उनको वोट कर सकते हैं। यानी वोटिंग जो है वो जनरल रहेगी, सभी लोगों को अधिकार होगा कि वो SC ST वाले कैंडिडेट को वोट कर दें या किसी और को वोट कर दें, इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ सीट्स रिजर्व कर दी, यानी कि अधिकार की ही तो बात थी, राइट की बात थी कि इनको पार्टिसिपेशन का राइट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट में इनका भी हिस्सा होना चाहिए, गवर्नमेंट में दलित्स का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो वो काम यहाँ से कर दिया गया। साथ में जो स्कूल्स थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उन सब में भी सीट्स दलित्स के लिए रिजर्व कर दी गई। तो पूना पैक्ट में ये समझौता हुआ, जिसके बाद ये जो क्लैश था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में वो दूर हो गया, और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि शुरुआत होती है दलित्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में दलितों का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से उनका पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया। और साथ में स्कूल एजुकेशन भी अब उनको मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि क्या हुआ, सीट्स रिजर्व हो गई, तो अब स्कूल में या जो कॉलेजेस थे, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, उन सभी जगह रिजर्वेशन दिया गया, जिसको हम आज आरक्षण कहते हैं, ये दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत पिछड़े हुए थे उस समय, न पढ़ने की आज़ादी थी, न जॉब करने की आज़ादी थी, लेकिन जब सीट रिजर्व हुई तो कानूनन उनको वहाँ पर जगह मिलनी ही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी। तो यहाँ से समझ में आता है ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से दलित्स जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर ही रहे थे। कारण था उनकी खुद की कंडीशन ऐसी थी कि कांग्रेस ने उनको खुद मेन स्ट्रीम से बाहर रखा हुआ था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई तब उनकी स्थिति में सुधार हुआ। तो ये भी एक लिमिट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मूवमेंट में था ही नहीं। ठीक, क्लियर हो गई ये वाली बात? तो यहाँ से ये सारी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। याद रखने वाली बात बस यही है, 1932 पूना पैक्ट, गांधी जी, अंबेडकर, और किस चीज़ की डिमांड को लेकर के था? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को लेकर के ये सारा झगड़ा यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, अभी एक ग्रुप और रह जाता है यहाँ जिसके बारे में हमें बात करनी है कि जैसे हमने कहा कि सभी सोशल ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसमें एक था अनटचेबल्स का ग्रुप, दलित्स का ग्रुप, और दूसरा ग्रुप कौन सा था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। एक और सोसाइटी का सोशल ग्रुप था जिसको ये ग्रुप था मुस्लिम्स का। ठीक है, ये उस समय मुस्लिम्स का ग्रुप था जो क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके पीछे एक रीज़न है, यहाँ हम लिख सकते हैं, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट They did not participate actively in civil disobedience movement सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स पॉपुलेशन ने इंडिया की पार्टिसिपेट नहीं किया एक्टिवली। उसका कारण था बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो पहले चला था खिलाफत कमेटी और जो खिलाफत मूवमेंट था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इन दोनों को एक करके चलाया गया था, वो फेल हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
ठीक है। They did not participate actively in civil disobedience movement because of failure of the खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों को ज्वाइन करके गांधी जी ने चलाया था, हिंदू मुस्लिम का यूनाइट स्ट्रगल ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन ये फेल हो गया था। ये मूवमेंट जल्दी ही 2 साल बाद कॉल ऑफ कर लिया था गांधी जी ने। तो मुस्लिम्स को समझ में आ गया था कि इस तरीके से कुछ होने वाला नहीं है, और इसकी फेलियर की वजह से ही उन्होंने आगे फैसला किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बार गांधी जी का वो मूवमेंट देख चुके थे जो कि फेल हो गया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी काफ़ी कुछ वैसा ही था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद इस मूवमेंट से नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। एक रीज़न तो था ये। दूसरा रीज़न ये था कि उस समय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में ज़्यादातर जो थे हिंदू मेजॉरिटी लीडर ज़्यादा थे, यानी कि मुस्लिम लीग जो थी, जो कि इंडिया में उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी इस फ्रीडम स्ट्रगल में अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, तो उनको लगा कि जो कांग्रेस है वो एक बड़ी पार्टी है और ये हिंदू लीडर्स इसमें ज़्यादा हैं, हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है, मुस्लिम लीडर कांग्रेस में कम है। लेटर ऑन अगर जो है मूवमेंट कामयाब होता है, भारत को आज़ादी मिलती है, स्वराज अगर अटेन होता है, तो जो गवर्नमेंट बनेगी वो कांग्रेस की होगी, और उस केस में क्या होगा कि और कांग्रेस में सारे लीडर उस समय ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी लीडर थे, तो उनको लगा कि जो आगे चल करके जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये क्या करेंगे, हम मुस्लिम्स के लिए साइड लाइन कर देंगे। यानी कांग्रेस से अपने आप को जो है अलाइनेटेड महसूस कर रहे थे, अलग होता हुआ अपने आप को कांग्रेस से महसूस कर रहे थे उस समय के मुस्लिम्स, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस में हिंदू लीडर ज़्यादा हैं, हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है, और उस समय कांग्रेस, उस समय तक हिंदू महासभा जैसे संगठन बन गए थे जिनका इन्फ्लुएंस कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा था। यानी कांग्रेस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल या प्रभाव जो है वो हिंदू महासभा के लीडर्स का भी था। तो मुस्लिम्स को लगता था कि ऐसा बहुत ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं हो पाएगा कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के काम कर पाएँ, आगे चल करके ऐसा समय आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये क्या करेंगे, मुस्लिम्स को पीछे छोड़ देंगे, डेवलपमेंट की जो स्ट्रीम है उसमें मुस्लिम्स को कभी अपने साथ नहीं रखेंगे, ऐसा सोचना था। हालांकि संविधान बनने के बाद हम सभी ने देखा कि सबको बराबर का अधिकार है, डेवलपमेंट का ऐसा कुछ हुआ थोड़ी, लेकिन उस समय के लीडर्स की ये सोच थी। इन्हीं में से एक लीडर थे। दूसरा एक डिमांड और चल रही थी मुस्लिम लीग की तरफ से, सेपरेट इलेक्टोरेट की। आपको याद हो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी अंबेडकर ने, जिसको गांधी जी ने नहीं माना था। इधर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मुस्लिम्स ने कर दी थी, और जिसको मान लिया था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फटाक से मान लिया था। क्यों मान लिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट यही तो चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन सोसाइटी को देखा था कि हिंदू और मुस्लिम्स के आधार पर इंडियन सोसाइटी को आराम से तोड़ा जा सकता है, इन्हें आपस में लड़ाया जा सकता है, और क्या किया, इस डिमांड को उन्होंने फ़ौरन मान लिया। लेकिन गांधी जी और बाकी लीडर सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ यहाँ पर भी थे कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो गई तो जल्दी ही वैसे ही एरिया बनेंगे कि मुस्लिम्स केवल मुस्लिम्स को ही वोट करेंगे, और केवल मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे पंजाब और बंगाल उस समय इंडिया के वो स्टेट थे जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पर अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बन जाते तो वही जो डिवीज़न का जो खतरा, हालांकि जो डिवीज़न इंडिया का हमें धर्म के आधार पर बाद में देखने को मिला, उसका खतरा पहले ही इस सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से था, जिसको नहीं माना। तो ये भी एक रीज़न था। हालांकि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, ये इस बात पर अग्री हो गए थे कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हम छोड़ देंगे, लेकिन वो चाहते थे कि दलित्स की तरह ही, समझ में आया। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम रेडी हैं, मुस्लिम लीग मेरी बात पर तैयार है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की जो ज़िद है, जो डिमांड है वो छोड़ देंगे, लेकिन हमें भी दलित की तरह, जैसे दलित के लिए रिजर्व सीट्स अलग अलग जगह इलेक्टोरेट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इलेक्शंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे रिजर्वेशन उनके लिए किया गया, उसी तरीका रिजर्वेशन हमारे लिए भी किया जाएगा स्वतंत्रता मिलने पर, तब हम इस मूवमेंट में साथ देंगे। तो इस चीज़ को लेकर के ये बहस चल रही थी। तो एक मीटिंग हुई थी ऑल पार्टीज़, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस,
पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में। यानी इंडिया में कांग्रेस के साथ साथ और जैसे मुस्लिम लीग वगैरह जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन सब की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था इन सभी का 1928 में। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1928 में। किस चीज़ को लेकर के? इसी चीज़ को लेकर के, ये जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज़ के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ देंगे, लेकिन हमें भी दलितों की तरह क्या चाहिए भाई, रिजर्वेशन का, सीट्स का रिजर्वेशन काउंसिल इलेक्शंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने डिमांड कर दी। तो जिसके लिए कांग्रेस के कुछ लीडर तैयार थे, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि हिंदू महासभा का इन्फ्लुएंस तब तक कांग्रेस पर काफ़ी बढ़ चुका था। तो हिंदू महासभा के एक लीडर थे M.R. जयकर। हिंदू महासभा के लीडर थे M.R. जयकर, और इन्होंने ये जो डिमांड थी इस रिजर्वेशन के सीट्स की मुस्लिम्स के लिए, इस चीज़ पर M.R. जयकर जो हैं वो अग्री नहीं हुए। और इसी चीज़ को देखते हुए बाद में मुस्लिम लीग और किसमें, कांग्रेस में यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई, और जो पहले से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की वजह से मुस्लिम लीग सिविल डिसोबीडियंस में शामिल नहीं हुई, और बाद में ये सब होने की वजह से भी फिर पूरी तरह से मान लिया मुस्लिम लीडर्स ने कि आगे चल के 100% कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो मुस्लिम्स की जो आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, उनका जो डेवलपमेंट है, उसे साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में कम हुआ करती थी, इतनी नहीं थी जितनी आज है कंपैरिजन में हिंदूज़ के। तो उनको यही डर था कि देश आज़ाद होगा, हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी और वो हमारे कल्चर को, बाकी सारी चीज़ों को दबा देगी और हम साइडलाइन कर दिए जाएंगे। इसी डर से उन्होंने बाद में यहाँ पर ना तो पार्टिसिपेशन किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अपना हाथ मुस्लिम ग्रुप्स ने पीछे ही रखा। तो ये भी एक लिमिट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कि दलितों ने पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, मुस्लिम्स ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए। तो ये भी कुछ लिमिट रही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो ये कुछ रीज़न थे, ठीक है। तो यहाँ से अब काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा सिविल डिसोबीडियंस के बारे में कि क्या कारण थे, क्या लिमिट्स थी जिनकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आज जो पढ़ाया इससे कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट्स जो है वो मैं क्लियर कर दूँगा।